हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगामी 20-25 दिनों के अंदर 71वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। तो नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो सभी अभ्यर्थियों के माइंड पर एक अलग तरीके का प्रेशर देखने को मिलता है, और वह प्रेशर होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर। तो उस प्रेशर को आप फील करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग तैयार करवा लें। स्पेशली जो हमारा इंडिकेशन है वह डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। आप सभी जानते हैं, देखिए, जब 70वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नोटिफिकेशन में चर्चा की गई होती है, उसे आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो मैं अभी चर्चा करूंगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयार करवा लें, ताकि नोटिफिकेशन जब आए और उसके बाद जो भाग दौड़ की स्थिति होती है, पिछले बार आपने सुना कि कई इलाकों में बाढ़ के कारण कुछ लोग अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे, कुछ लोग सर्वर डाउन हो गया था, लास्ट समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, सर्वर डाउन हो गया था, इसके कारण वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। तो अगली बार किसी के समक्ष इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभी जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को समय से पहले आप सभी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है फॉर्म फिलअप के दौरान, उसे मैं डिस्कस करूंगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह इंटरव्यू के दौरान भी आपको सत्यापित करवाना पड़ता है। ठीक है, पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वह है मैट्रिक यानी कि 10th का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र, यानी कि 10th की जो डिग्री होती है या फिर मार्कशीट। ये बेसिकली जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आप कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएंगे तो आपका 10th का ही सर्टिफिकेट मार्कशीट खोजा जाता है डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट है क्लास 10th की, या तो मार्कशीट या तो ओरिजिनल, दो में से कोई एक भी। ठीक है, अगला है स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र। स्नातक अथवा समतुल्य का मतलब हो गया जिन्होंने बीसीए किया है, जिन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है, यानी कि स्नातक के समकक्ष, बीए के समकक्ष। ठीक है, तो स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो इस बार 3rd ईयर में होंगे, कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन दिया होगा, रिजल्ट आना बाकी होगा, कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो रिजल्ट पिछले साल दिए होंगे, उनका डिग्री अभी नहीं आया होगा। तो डिग्री नहीं आया हो तो डिग्री की अनुपस्थिति में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट काम करेगा। ठीक है, यानी कि जब तक आपकी ओरिजिनल नहीं आती है ग्रेजुएशन की, तो तब तक प्रोविजनल ही ओरिजिनल के रूप में काम करता है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो प्रोविजनल या डिग्री। ठीक है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर उनका रिजल्ट उस समय तक आ चुका होगा फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि तक, तो वो भी फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, मार्कशीट को वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी वर्ग से संबंधित हो तो उनके पिता के नाम से निर्गत होनी चाहिए 2 सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूपी का रहने वाला कोई शेड्यूल कास्ट का अभ्यर्थी होगा उसे बिहार में रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं। शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उसे तभी रिजर्वेशन का उसे फायदा मिलेगा जब वह बिहार का अस्थायी निवासी हो, इसीलिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। ठीक है, तो एससी एसटी की स्थिति में पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं निवास। अगला है ईबीसी या ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, ईबीसी ओबीसी, इसमें पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति पर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित जो सर्टिफिकेट होगा वह अंचलाधिकारी से, सीओ या आरओ से निर्गत होना चाहिए। अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, आपका ब्लॉक लेवल का ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एससी एसटी, यहाँ पे हो गया ईबीसी ओबीसी। अब आइए ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे उनको
आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, दिव्यांगता का जो दावा करेंगे जो भी अभ्यर्थी, तो दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र उनको वहां पर देना होगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रमाण पत्र। ठीक है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानी के जो भी रिलेटिव होंगे अगर वो दावा करेंगे तो उनको डीएम या फिर उनके द्वारा ऑथोराइज्ड कोई भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनको वहां पे लगाना होगा। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं से संबंधित विभाग के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनको देना होगा। ठीक है, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हों तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, और फोटो युक्त पहचान पत्र। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी आवश्यकता होती है फॉर्म फिलअप के दौरान, और पूरे बीपीएससी की जो प्रक्रिया होती है प्रीलिम से लेकर जब इंटरव्यू के समय जब आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अच्छे तरीके से समय रहते प्रिपेयर कर लें, क्योंकि कई अभ्यर्थी सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लेंगे, और इसी में कई अभ्यर्थी हैं जो लास्ट समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उनका परिणाम यह होता है कि वे फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अंतिम समय की बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करनी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी 2-3-4 दिनों का आप लोग गैप लीजिए और तुरंत आप सारे फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर दीजिए, और यह तभी आप फिलअप कर पाएंगे नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद, जब पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप में अगर देखा जाए तो 10th की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल की आवश्यकता होगी। रिजर्वेशन से संबंधित अगर डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित हैं तो पिता के पता एवं नाम से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ईबीसी या ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं तो पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। और ध्यान रखें, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होगा वह अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी आरओ या सीओ के द्वारा निर्गत होनी चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए सबसे बड़ा एक टेंशन यह होता है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वे किन के नाम से निर्गत कराएं। ठीक है, तो जाति एवं क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र होगा वह पिता के नाम एवं पता से ही निर्गत होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एज को लेकर भी कुछ अभ्यर्थियों की दिक्कत होती है कि आखिर एज क्या होगी, मिनिमम एवं मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए पिछले बार जब 70वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी तो 70वीं बीपीएससी में 1 अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट रखा गया था। 1 अगस्त 2024 कट ऑफ डेट। अब इस बार कट ऑफ डेट क्या रखा जाता है, क्या 1 अगस्त ही रखा जाएगा? चूंकि नोटिफिकेशन समय से पहले जून के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकती है, तो कट ऑफ डेट इस बार का क्या होगा यह देखने की स्थिति होगी। लेकिन सामान्यतः बीपीएससी के द्वारा 1 अगस्त ही रखा जाता है, लेकिन चूंकि इस बार नोटिफिकेशन अगस्त से 3 महीने पहले आ जाएगी तो देखना है कि नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट क्या रखा जाता है। लेकिन अगर बीपीएससी में मिनिमम एज पूछा जाए कि बीपीएससी क्वालिफाई फॉर्म फिलअप करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी, तो मिनिमम एज 20 होनी चाहिए। ठीक है, 70वीं में भी आप देखेंगे कि 3 पद के लिए जो वैकेंसी आई है, डिप्टी एसपी, जिला समादेष्टा एवं काराधीक्षक, जो तीनों वर्दी से रिलेटेड जो पद हैं उनमें मिनिमम न्यूनतम उम्र सीमा 20 रखा गया है। मैक्सिमम जो उम्र है वह विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अनरिजर्व मेल के लिए मैक्सिमम जो है वह 37 ईयर है। अनरिजर्व फीमेल, ओबीसी मेल एवं फीमेल, ईबीसी मेल एवं फीमेल, इनके लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वह 40 रखा गया है। शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स मेल एवं फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 रखा गया है। और इस अधिकतम उम्र सीमा के अंतर्गत जितने भी आप अटेम्प्ट हैं वे अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। हर वर्ष आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ,
अटेम्प्ट तभी फिक्स होगा जब आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पद के लिए चयनित होते हैं। तो पद पे चयनित होने के बाद जो आपका अटेम्प्ट होगा वह पहला अटेम्प्ट माना जाएगा। पूर्व के जो अटेम्प्ट होंगे, मान लेते हैं कि आप 2020 से बीपीएससी की हर एक एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, ठीक है। 2024 ईस्वी में आप एसआई बन गए या फिर टीचर बन चुके, बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर पद पे नियुक्त हो चुके हैं, तो जो 2025 में एग्जामिनेशन देंगे वह आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। 2024 से पहले एक भी अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पद में आने के पश्चात से आपके 5 अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, एज रिलैक्सेशन भी जो बिहार सरकार में सरकारी सेवक हैं बिहार सरकार के, उनको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर दिया जाता है। या एज रिलैक्सेशन 5 ईयर तभी दिया जाएगा जब आप एज जो अधिकतम उम्र सीमा है उसको आप पार कर चुके हैं तथा 5 अटेम्प्ट का आप यूज नहीं किए हैं। क्योंकि अगर आप 5 अटेम्प्ट का यूज कर लेंगे तो फिर एज रिलैक्सेशन का क्या फायदा है, पहले ही आपका अटेम्प्ट तो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स अवश्य दिया गया है, लेकिन इसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप जो 5 जो अटेम्प्ट दिए गए हैं बिहार सरकार के में चयनित सेवकों के लिए, उस अटेम्प्ट का आपने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स और एज संबंधी जो भी चीज़ें कन्फ्यूज़न में थी उसको हमने वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। और डॉक्यूमेंट्स स्पेशली ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं या फिर जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं जिन एज रिलैक्सेशन वगैरह का दावा करते हैं, उन सभी से निवेदन यही होगा कि अभी नोटिफिकेशन आने में आपके पास लगभग 20 से 25 दिनों का समय बचा हुआ है। जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, 10 जून के आसपास में। और अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी प्रकार की झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट जो अभी हमने चर्चा किया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही आप लोग तैयार कर लें। मुश्किल से 1 से 2 दिनों का काम है या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, कोई बड़ा रिजिड वर्क नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद आप भाग दौड़ की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है, आपकी तैयारी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। आप पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो घर आना जाना पड़ सकता है, फैमिली से संपर्क करके उनको बनवाना पड़ सकता है, फैमिली परेशानी में आएंगे। तो उससे सबसे बड़ा यही होगा कि अभी समय रहते आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी अच्छे तरीके से तैयार कर लें, पूरी तरीके से आप लोग व्यवस्थित हो लें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप लोग युद्ध भूमि में पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ हर एक हथियार के साथ आप लोग युद्ध भूमि में समर में आप लोग कूद पड़े, ठीक है। क्योंकि उस समय अगर किसी प्रकार के आप मानसिक प्रताड़ना आपके ऊपर पड़ता है, मानसिक दबाव पड़ेगा तो आपकी तैयारी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और आप लोग अक्सर देखते हैं कि बीपीएससी फॉर्म भरने में किस प्रकार से कभी पेमेंट में इशू आ रहे हैं, कभी उसका सर्वर वर्क नहीं कर पा रहा होता है, कभी समय से पहले ही 3-4 दिन पहले से ही वो सर्वर डाउन पूरी तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति का सामना आप ना करें, इसके लिए समय रहते सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें और जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप तुरंत अपना फॉर्म वगैरह फिलअप अच्छे तरीके से कर दें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे आज के वीडियो में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन मस्तिष्क में इस वीडियो से रिलेटेड होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम लोग उसे समय मिलते ही रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।